धीर ने अपने फ़ोन की फ्लैश लाइट जलाई और हंसते हुए बोला, अब बचकर कहाँ जाओगी? वो आदमी दोबारा तुम्हें बचाने नहीं आने वाला। अहान ने उसे सीधा किया और सीधे टिया के गाल पर तड़ातड़ 4 थप्पड़ जड़ दिए। टिया के होठों के कोनों से खून बहने लगा। टिया के गोरे गालों पर अहान के उंगलियों के निशान पड़ गए थे। टिया ने अहान को एक जोरदार पंच मारा और खड़ी होने लगी, पर तभी जय ने उसे जोर से एक थप्पड़ और मारा। टिया वापस जमीन पर गिर पड़ी। टिया के माथे पर एक कट लग गया और खून बहने लगा। जय ने टिया की शर्ट की बाजू फाड़ दी। वह बोला, धीर, यहाँ अब जो भी होगा उसकी एक वीडियो बना लो। धीर बोला, ओके। फिर वीडियो बनाने के लिए कैमरा ऑन न किया। टिया में अब बिल्कुल ताकत नहीं थी, फिर भी वो खुद को डिफेंड करने की कोशिश कर रही थी। तभी एक लग्जरी ब्लैक एसयूवी कार बहुत स्पीड में आकर अचानक से रुकी और कार की हेडलाइट उन पर पड़ी। सबकी आंखें एकदम से बंद हो गई। अब्रम भी भागते भागते हाँफते हुए पहुंच गया था और सेल्वन भी पहुंच गया। कार से जल्दी से अस्वद और रियन बाहर निकले। अस्वद ने टिया की हालत देखी। उसे इतना गुस्सा आ रहा था कि वो बहुत भयानक दिख रहा था। वो ज़ोर से चिल्लाया, हाउ डे यू बास्टर्ड टच माई वाइफ। उसकी आवाज़ सुनकर सब लड़कों ने उस तरफ देखा। अस्वद ने 3 पीस सूट पहन रखा था और उसके ऊपर एक ब्लैक कलर का लॉन्ग कोट पहन रखा था। उसकी आवाज़ सब लोग पहचान गए। अस्वद जल्दी से आया और बिना वार्निंग के उन पर टूट पड़ा। अस्वद की फाइटिंग स्किल बहुत फास्ट थी। कुछ ही देर में सब लोग ज़मीन पर पड़े दर्द से छटपटा रहे थे। अस्वद ने जल्दी से अपना लॉन्ग कोट उतारा और टिया को उठाया। टिया उसे देखकर रोने लगी। फिलहाल वो खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। उसकी आंखें आंसुओं से भीगी हुई थीं। अस्वद ने जल्दी से अपना कोट उसे पहना दिया और उसे खड़ा करके अपने सीने से लगा लिया। टिया ने उसे कसकर पकड़ लिया। उसे तो अस्वद का वहाँ होना एक सपना ही लग रहा था। उसने उसे पूरी ताकत से कसकर पकड़ रखा था, जैसे कि अगर उसकी पकड़ थोड़ी सी भी ढीली हुई तो अस्वद गायब हो जाएगा। वो फूट फूट कर रो रही थी। अब्रम, ओरियन और सेल्वन भी वहाँ आ गए। अब्रम ने रोमी को एक किक मारी और बोला, तुम सबकी इतनी हिम्मत कि इस शहर के सबसे पावरफुल इंसान की बीवी के साथ ऐसा करने की हिम्मत की। ये सुनते ही उनके होश उड़ गए। अहान की जुबान लड़खड़ाने लगी। वो सब जानते थे कि इस शहर का सबसे पावरफुल इंसान कौन है। तो ओरियन गुस्से में अहान के बाल पकड़कर बोला, तुम तो इस शहर के मेयर के बेटे हो ना? क्या तुम्हारे बाप को ये नहीं पता कि तुम्हारी इस गलती की सज़ा उनको अपनी पोजीशन खोकर चुकानी पड़ेगी? हिम्मत तो देखो, द वेपन किंग की वाइफ को छूने की हिम्मत दिखाई है, मैं तुम्हारे हाथ ही काट दूंगा। तो अहान अपनी ज़िंदगी की भीख मांगते हुए बोला, वी आर रियली सॉरी, हमें नहीं पता था, प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। उसकी बहन ने हमसे 50 लाख लेकर उसे हमें बेचा था, लेकिन और वह चुप हो गया। सब लोग रहम की भीख मांग रहे थे। अस्वद बहुत गुस्से में था। उसने सबको जिंदा जला देने वाली गुस्से नज़रों से देखा और बोला, तुम सब मेरी ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो ना? तो सब ने हाँ में सिर हिलाया। फिर अस्वद बोला, ठीक है, एक शर्त पर तुम लोगों की ज़िंदगी बख्श दूंगा। मेरी बीवी उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं, पता है ना? अहान डरते हुए बोला, यस सर। तो अस्वद बोला, मेरी वाइफ को वहाँ बुली किया जाता है, पता है ना? तो अहान जल्दी से बोला, हम मैडम को प्रोटेक्ट करेंगे और आज से हमारी बहन है, हम फ्री में उसके बॉडीगार्ड बनने के लिए रेडी हैं। तो अब्रम उसे एक लात मारते हुए बोला, अचानक से बहन, कुछ देर पहले तो कुछ और ही कर रहे थे। अब अहान हाथ जोड़ते हुए बोला, हमसे गलती हो गई, हम कसम खाते हैं दोबारा ऐसा नहीं होगा। अगर हमें पता होता कि वो द वेपन किंग की क्वीन हैं तो हम उन्हीं नज़रें उठाकर भी नहीं देखते। तो अस्वद बोला, ठीक है, अगर मेरी वाइफ को यूनिवर्सिटी में कोई भी प्रॉब्लम हुई तो सबसे पहले तुम लोगों की जान जाएगी, भले कोई भी उसे नुकसान पहुंचाए, उनसे पहले तुम लोगों की खैर नहीं। फिर अस्वद ने टिया को केयरफुली अपनी बाहों में उठा लिया। टिया कसकर उससे चिपकी हुई थी। अहान और उसके दोस्तों ने उनके जाने के बाद राहत की सांस ली, पर वो लोग बहुत डरे हुए थे, क्योंकि अगर टिया को कोई भी प्रॉब्लम हुई या फिर कोई नुकसान पहुंचा तो भी नुकसान पहुंचाने वाले से पहले उनकी मौत तय थी। अहान अच्छे से जानता था कि वो सिर्फ एक मेयर का बेटा है, जो सिर्फ उसी शहर का मेयर है,
जबकि अस्वत एक बहुत ही रिच, डेंजरस और पावरफुल बिजनेसमैन था, जिसकी एक बहुत बड़ी कंपनी थी जो पूरे वर्ल्ड में फेमस थी। अस्वत के कनेक्शन इंडिया में ही नहीं बल्कि फ़ॉरेन कंट्रीज़ में भी थे। वो उन्हें जान से मरवा भी सकता था, और तो और उसके पास इतनी दौलत थी कि उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर वो उन्हें मार कर कहीं जिंदा गाड़ भी देता तो भी उसका कुछ नहीं बिगड़ता। वो सब जैसे तैसे खड़े हुए अपना इलाज करवाने हॉस्पिटल पहुँचे। उन लोगों ने कसम खा ली कि उन्हें अस्वत आर्यन के हाथों नहीं मरना है, भले वो किसी बिल्डिंग से कूदकर ही क्यों ना मर जाएंगे। उन्होंने कसम खाई कि वो द वेपन किंग की क्वीन को अच्छे से प्रोटेक्ट करेंगे ताकि अस्वत आर्यन उन्हें बख्श दे। अस्वत ने ओरियन को आर्यन पैलेस के बजाय अपने फार्म हाउस की तरफ कार ले जाने की इंस्ट्रक्शन दी। टिया उसकी गोद में बैठी, उससे अब भी लिपटी सुबक रही थी। अस्वत ने उसे होल्ड कर रखा था। अब्रम जो उनके सामने बैठा दोनों को घूर रहा था, वो मन ही मन बोला, अच्छा तो इसी के लिए आज तक ये कुंवारा पड़ा था। अगर ये 40 साल का भी होता तो भी क्या छोटी गिलहरी से ही शादी करता? हो नो। फिर वह अपनी गर्दन को अजीब तरीके से रब करने लगा। अस्वत ने उसे देखा और उसे समझ आ गया कि अब्रम क्या सोच रहा है। उसने उसे कुछ भी बोलने से मना कर दिया। वो लोग जल्द ही फार्म हाउस पहुंच चुके थे। फार्म हाउस के केयरटेकर को इन्फॉर्म कर दिया गया था और मास्टर बेडरूम और 2 और रूम रेडी करने को कह दिया गया था। गाड़ी रुकी। अस्वत टिया को बाहों में उठाए बाहर निकला और अंदर गया। सारे सर्विस स्टाफ, फीमेल हो या मेल, सभी लाइन से लेफ़्ट राइट साइड में खड़े थे और उनके आते इन्होंने विश किया। अस्वत सीधे टिया को मास्टर बेडरूम में ले गया। ओरियन और अब्रम भी आए और दोनों सीधे जाकर सोफे पर पसर गए। अब्रम बोला, बाप रे, आज फिर से राक्षस बन गया था। तो ओरियन बोला, यंग मैडम उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। वो उनकी उज्ज्वल आंटी की इकलौती निशानी है। जाहिर सी बात है, वो उन्होंने जितना प्यार करते हैं उतना ही उनकी बेटी से भी करते हैं और वह उनका ख्याल रखते हैं। तो अब्रम ने हाँ में सिर हिलाया। मास्टर बेडरूम में अस्वत ने टिया को बेड पर लिटाना चाहा, पर टिया अस्वत को छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। वो सिसक रही थी। अस्वत ने उसे बड़ी मुश्किल से बेड पर लिटाया, पर टिया उठकर दोबारा उसके गले लग गई और रोने लगी। अस्वत उसके सिर को सहलाते हुए बोला, कुछ नहीं हुआ है, मैंने तुम्हें सेव कर लिया, डोंट क्राई, और उसे बेड पर लिटाने लगा। टिया उसे नम आंखों से देख रही थी। अस्वत बोला, तुम अब रोना बंद करो। यू आर सेफ छोटी गिलहरी, जब तक मैं हूँ तुम्हें कुछ नहीं होगा, समझ गई? मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा, हमेशा। क्या तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ? और टिया के सिर को सहलाया और टिया को सॉफ्टली उसके सिर पर किस किया। टिया की आंखें बड़ी हो गई, लेकिन फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद अस्वत को एहसास हुआ कि टिया अब कोई मूवमेंट नहीं कर रही थी। अस्वत उससे दूर हुआ और टिया को देखा, जो अब चैन की नींद सो गई थी। अस्वत टिया के मासूम फेस को देखने लगा और उसके फोरहेड पर किस किया और फिर बाथरूम में चला गया। बाथरूम से वो एक टॉवल को गर्म पानी से भिगोकर लाया, फिर टिया के फेस को केयरफुली साफ करने लगा। फिर उसने टिया के गालों पर मरहम लगाया। सुबह टिया की नींद बहुत लेट खुली। उसने खुद को एक बड़े किंग साइज बेड पर पाया और उसने अपने कपड़े चेंज देखे। तभी अस्वत उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आया और टिया के सिर को प्यार से सहलाते हुए कहा, अब जल्दी से फ्रेश हो जाओ। तो टिया एक आलसी बच्ची की तरह उसे लिपट गई। अस्वत उसकी इस चाइल्डिश हरकत पर हंस पड़ा और टिया को अपनी बाहों में उठाकर बाथरूम में ले गया। उसे अच्छे से बाथटब पर बिठाया और बोला, क्या तुम्हें मैं शावर लेने में भी हेल्प करूं? टिया ने मुंह बना लिया तो अस्वत अचानक से टिया को किस करने लगा। टिया अस्वत के सडनली इस तरह के रिएक्शन से बहुत ज़्यादा हैरान थी, पर उसने अस्वत को नहीं रोका। अस्वत ने टिया को तब तक किस किया जब तक कि वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ। फिर उसने टिया को छोड़ा क्योंकि टिया को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। अस्वत बोला, जल्दी से नहा कर आओ। टिया ने लंबी लंबी सांसें लेते हुए हाँ में सिर हिला दिया। अस्वत बाहर चला गया। टिया के गाल शर्म से गुलाबी हो गए। उसने अपने दोनों हाथों से अपने फेस को छिपा लिया
उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। टिया को खुद पता नहीं था कि वो अपने हस्बैंड को पसंद करने लगी है। वो खुद को अस्वद की बाहों में सेफ फील करती थी। बिना देर किए ही वो फ्रेश हो गई और नहाकर बाथरोब पहनकर बाहर आए। अस्वद बोला, जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लो। टिया जल्दी से आई और सोफे पर बैठ गई और ब्रेकफास्ट करने लगी। अस्वद अपने ऑफिस के काम में बिजी था। वो लगातार अपने लैपटॉप के कीबोर्ड पर उंगलियां चला रहा था। टिया को बहुत भूख लगी थी। वो खाने में बिजी थी। जब तक उसने ब्रेकफास्ट ख़त्म किया तब तक अस्वद भी अपना काम पूरा कर चुका था और टिया को प्यार से निहार रहा था। टिया की नज़रें जैसे ही उससे मिली, उसकी नज़रें शर्म से नीचे झुक गई तो अस्वद हंस पड़ा। टिया को बहुत शर्म आ रही थी। अस्वद बोला, यहाँ आओ, तो टिया हैरान रह गई। अस्वद फिर बोला, कम हियर। अब टिया उठकर उसके सामने खड़ी हो गई तो अस्वद ने उसे अपने लंबे हाथों से कमर से पकड़ा और उसकी गोद में बिठाया। टिया अच्छी बच्ची की तरह बैठ गई। अस्वद उसके सिर को प्यार से सहलाने लगा। टिया को अस्वद का ऐसे प्यार से सिर सहलाना बहुत अच्छा लग रहा था। अस्वद ने उसे अपने सीने से लगा लिया। फिर वह सीरियस टोन में बोला, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझती? तुम्हें क्या ज़रूरत थी क्लब में बार टेंडर का काम करने की? टिया ने जब ये सुना तो वो सक पका गई। उसे कुछ बोलते नहीं बना। वो चुप रही तो अस्वद ने कहा, तुम अब कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं करोगी, समझी? टिया ने हाँ में सिर हिला दिया। अस्वद बोला, मुझसे झूठ बोलने की कोशिश करी तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। ये सुनकर टिया के माथे पर पसीना छलक आया। अस्वद टिया को उज्ज्वल की तरह खोना नहीं चाहता था। टिया उसकी उज्ज्वल आंटी की बेटी थी। अस्वद उसे बहुत प्यार करता था, उसे प्रिंसेस की तरह रखना चाहता था। उसने टिया को कसकर सीने से लगा लिया और बोला, तुम्हें काम करने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ। मैं इतना पैसा मरने के बाद लेकर कहाँ जाऊँगा, इसलिए तुम सिर्फ अपनी स्टडी पर फोकस करो, समझी? तो टिया ने हाँ में सिर हिलाया। टिया को भी समझ आ गया था। रात के इंसिडेंट से वो डर गई थी। वो अस्वद से लिपट गई। अस्वद समझ गया कि टिया ऐसा कुछ नहीं करेगी और उसे टिया के सिर को चूम लिया। टिया दोबारा से सो गई थी। अस्वद ने अपना गोल्डन फ्रेम का चश्मा उतारा और टिया को देखा और टिया को वापस बेड पर सुलाया। उसे अच्छे से ब्लैंकेट उड़ाया और उसका सिर सहलाने लगा। वहाँ अग्रवाल हाउस में लिप्सा और इदिया का हाल बेहाल था। उन्हें घर का सारा काम करना पड़ रहा था। उन्हें पछतावा हो रहा था कि उन्होंने टिया को बेकार में घर से चलता किया। उसकी वजह से अब उन्हें नौकरानी की तरह काम करना पड़ रहा था। लिप्सा अपने हाथों को देखकर बोली, मम्मी देखो मेरे हाथ कितने रूखे और गंदे दिखाई दे रहे हैं। हमें उस टिया को नहीं निकालना चाहिए था। अब हमें ही सारा काम करना पड़ रहा है। डैड को तो नहीं पता कि उनकी गैर मौजूदगी में हम कुछ नहीं करते थे। सारा काम उनकी नाजायज़ बेटी करती थी। हम तो बस आराम करते थे। बस जब वो आते थे तो ये दिखाते थे कि सारा का सारा काम हम ही करते हैं और वो महारानी बस आराम फरमाती रहती हैं। अब उसके जाने के बाद हमें ही नौकरों की तरह काम करना पड़ रहा है। डैड तो कभी कोई सर्वेंट नहीं रखेंगे क्योंकि उन्हें लगता है कि हम दोनों कोई काम तो करते नहीं, इसीलिए घर अच्छे से संभाल लेते हैं। पर उन्हें क्या पता, हमने तो आराम के अलावा आज तक कोई काम ही नहीं किया। कब तक बाहर का खाना ऑर्डर करते रहेंगे? इदिया बोली, क्या तुम धीमी आवाज़ में नहीं बोल सकती? इतना तेज़ बोलने की क्या ज़रूरत है? क्या तुम भूल गई हो तुम्हारे डैड आजकल घर में ही रह रहे हैं? अगर उन्होंने सुन लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। लिप्सा बोली, मम्मी आपने ही तो बताया था कि डैड को उस मनहूस लड़की से कोई मतलब नहीं था, ना ही उसकी माँ से। भले ही वो बहुत फेमस आर्टिस्ट थी, पर थी तो एक कॉमन लड़की ही ना। इदिया बोली, वो कोई कॉमन लड़की नहीं थी। तुमने आनंद खानदान का शायद नाम नहीं सुना होगा। आनंद खानदान बहुत ही रिस्पेक्टेबल और हाई सोसाइटी में आता है। उनके सामने तुम्हारे डैड कुछ नहीं थे। और उज्ज्वल, वह तो आनंद खानदान की राजकुमारी थी, समझी? तुम्हारे डैड ने अपने बॉस के कहने पर उसे अपने प्यार के जाल में फंसाया था, जो मुझे बाद में पता चला, वरना मैं तो तुम्हारे डैड को धोखेबाज ही समझ रही थी। ये जो घर है जिसमें हम रह रहे हैं वो उज्ज्वल आनंद का घर है, समझी? ये घर उसकी बेटी के नाम पर है। सोचा था कि अपने नाम करवा लेंगे, पर वो तो भाग गई।
लिप्सा ये सुनकर शौक रह गई। वो तो उज्ज्वल आनंद को बस एक फेमस आर्टिस्ट और कॉमन लड़की समझ रही थी। उसे पता ही नहीं था कि वो कितनी बड़ी इज्जतदार और रिच फैमिली से थी। वह हकलाते हुए बोली, मम्मी दरअसल इदिया ने कहा, सच सच बताओ तुमने कुछ उल्टा सीधा तो नहीं किया है ना? लिप्सा बोली, दरअसल मम्मी, और टिया को बेचने वाली बात बता दी। ये सुनकर इदिया गुस्से से तमतमा उठी और बोली, बेवकूफ़ लड़की, तुम्हें नहीं पता आनंद परिवार उज्जवल की बेटी को आज भी खोज रहा है। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा है कि उनकी बेटी की बेटी मर चुकी है, समझी? अगर उन्हें पता चल गया तो वो लोग हमें आग के दरिया में फेंक देंगे। तुम्हारे डैड ने बताया था कि उज्जवल आनंद के डैड बहुत खतरनाक हैं। वो अपनी नातिन को ऐसे हाल में देखकर हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, और तुमने उसे 50 लाख में बेचा। तुम्हें पता है तुमने क्या किया है? अगर तुम्हारे डैड को ये बात पता चली तो वो हमें मार डालेंगे, समझी? तो अब हम लिप्सा बोली, मम्मी मुझ पर इतना क्यों चिल्ला रही हो? खुद डैड उसको रखना नहीं चाहते थे, फिर भी रखा। मैंने तो उनका बोझ उतारा है, वो हमें कुछ नहीं करेंगे। इदिया बोली, बात तो तुम सही कह रही हो। वो खुद इसे अपना खून मानने से इनकार कर रहे थे, पर अचानक से ही उसे घर ले आए। ये बात तो आज तक मुझे भी समझ में नहीं आई, और उसका अच्छे से ख्याल रखने के लिए भी हमें बोला। लिप्सा बोली, वही तो सच में मैं तो उस औरत को प्यार नहीं करते थे। इदिया बोली, यही हो ही नहीं सकता। वो उस औरत से कोई प्यार नहीं करते थे, वरना वो हमें नहीं छोड़ देते। तुम्हें पता है उनके बॉस कोई और नहीं बल्कि आर्यन खानदान के दूसरे बेटे तारुस आर्यन हैं। ये सुनकर लिप्सा हैरान रह गई। इदिया बोली, पर तारुस आर्यन को उसके पिता ने अपनी प्रॉपर्टी में हिस्सा देकर छोड़ दिया, और वो अपने बाकी दोनों बेटों और पोतों के साथ रहते हैं। ये भी सुना है कि तारुस आर्यन ने दूसरी शादी कर ली और उसके बच्चे भी हैं। लिप्सा बोली, मतलब द वेपन किंग के बीच में ही इदिया बोली, उसके दोनों बेटे उसकी पहली पत्नी के बेटे हैं, और वो अपने पिता के साथ नहीं रहते बल्कि अपने दादा और चाचाओं के साथ रहते हैं, और वो लोग अपने खुद के बिजनेस को संभालते हैं। तारुस आर्यन को तो उसके पिता ने पहले से खड़ा करके दिया हुआ बिजनेस दे दिया था, जैसे किसी भिखारी को भीख में दे दी हो। उन्हें मिस्टर आर्यन से कोई मतलब नहीं है। उन्होंने तो ये तक कह दिया कि उनका और तारुस का कोई रिश्ता नहीं है। ये सुनकर लिप्सा हैरान थी, पर वो कुछ नहीं बोली। इदिया उसे बताए जा रही थी। वहीं टिया की जब आँख खुली तो उसने खुद को कहीं और पाया। वो बेड में ही थी, पर बेडरूम को देखने के बाद उसे समझ आया कि वो अब आर्यन पैलेस में अपने बेडरूम में थी। वो आंखें मलती हुई उठी। उसने अभी भी बाथरोब पहन रखा था। अश्वत नीचे लिविंग रूम में उसके साथ बैठा था। आदित्य उससे नाराज़ था। अश्वत बोला, अब इतना भी क्या मुंह फुलाया? तुम्हारी भाभी ठीक है, वैसे भी उसकी गलती है। आदित्य चीखते हुए बोला, क्या कहा आपने? मेरी प्यारी सी भाभी की गलती है? आपकी भी गलती है। आपको क्या ज़रूरत थी उनकी पार्ट टाइम जॉब छुड़वाने की? अगर आप ऐसा नहीं करते तो वो बजाज अंकल के क्लब में बार टेंडर का काम करने ही नहीं सोचती, और ये असिस्टेंट नहीं होता। अगर दादाजी को मैंने बता दिया ना तो दादाजी अपनी छड़ी से मार मार कर आपको अधमरा कर देंगे। अश्वत बोला, ठीक है मेरी गलती है, सॉरी, अब खुश? आदित्य बोला, ये सुनकर सब हंस पड़े। प्रत्युष बोला, बिग बॉस आज रात को एक पार्टी है, मिस्टर वशिष्ठ ने रखी है, और स्पेशली हम सब इनवाइटेड हैं। आपको तो पता ही है, अगर आप नहीं जाएंगे तो मिस्टर वशिष्ठ आपसे नाराज़ हो जाएंगे। वशिष्ठ अंकल भी ना बच्चों की तरह नाराज़ हो जाते हैं। कहीं वो आपको किसी लड़की से तो नहीं मिलवाने वाले? दादाजी ने एक बार उनसे कहा था। आदित्य अपना छोटा सा दिमाग लगाकर बोला। अश्वत बोला, वशिष्ठ अंकल को पता है वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे, पर अचानक से उन्होंने पार्टी किस बात की रखी है? प्रत्युष बोला, बिग बॉस मिस्टर वशिष्ठ ने पार्टी इसीलिए रखी है कि उन्होंने एक नया प्रोजेक्ट मिला है और वो कंप्लीट भी हो गया। वो कभी कभार ही पार्टी रखते हैं, ज़रूर कोई बड़ी बात होगी। इसके अलावा शायद उन्हें अपने बिजनेस को हैंड ओवर करने की बात भी अनाउंस करनी हो। आदित्य बोला, भाई चलते हैं ना,
भाभी को भी लेकर जाएंगे। आखिर शादी के बाद भाभी को पहली बार कहीं लेकर जा रहे हो, अच्छे से तैयार हो ना। अश्वथ बोला, वो शायद ही आएगी। टिया कपड़े चेंज करके अपनी आंखें मलते हुए नीचे आई। सबने उसे गुड आफ्टरनून विश किया। टिया ने भी उन्हें विश किया। आदित्य बोला, भाभी आज रात को हम सब एक पार्टी में जा रहे हैं, आप आएंगी? टिया ने ना में सिर हिला दिया। तो वो कहीं भी जाने के मूड में नहीं थी, तो आदित्य कुछ नहीं बोला। अश्वथ बोला, जाकर लंच कर लो। टिया ने हाँ में सिर हिलाया और चली गई। टिया आज चुप चुप सी थी। सबको उसे ऐसा देखकर बहुत बुरा फील हो रहा था। आदित्य बोला, आपको उन लड़कों को जिंदा छोड़ने की क्या ज़रूरत थी? मैं अगर आपकी जगह होता तो उनके पीसेस करके समंदर में फेंकवा देता। क्या हुआ अगर वो इस शहर के मेयर का बेटा है? हम उनसे ज़्यादा पावरफुल हैं? अश्वथ चुप रहा। वो कुछ नहीं बोला, बस उसकी नज़र अपने हाथ में पकड़े आईपैड पर थी। उसके दिमाग में कुछ चल रहा था। उसके फेस पर कोई एक्सप्रेशन ना देखकर किसी को और कुछ न पूछने की हिम्मत ही नहीं हुई। सब चुप रह गए। शाम को टिया पढ़ाई कर रही थी और अश्वथ पार्टी में जाने के लिए रेडी हो रहा था। अश्वथ ने ब्लैक कलर का 3-पीस सूट पहन रखा था और उसके ऊपर एक ब्लैक कलर का लॉन्ग कोट पहन रखा था और उस कोट के दोनों साइड पर एक ज्वेलरी थी, मतलब दोनों साइड ब्रोच लगे हुए थे। वो किसी किंग से कम नहीं लग रहा था और उसने कानों में स्टैंडर्ड्स भी पहन रखे थे। वो किसी एंजल से कम नहीं लग रहा था। टिया ने जब उसे देखा तो आँख और मुंह दोनों खुले के खुले रह गए। वो मन ही मन सोचने लगी कि उसका हस्बैंड कितना हैंडसम है। उसने कभी ये सोचा ही नहीं था। वो बस उसे देखे ही जा रही थी। अश्वथ अब तक उसके पास आ चुका था। टिया बेड पर आलती पालती मारे बैठी थी और वहाँ पर 2-4 बुक्स रखी थी और एक बुक उसने हाथ में पकड़ रखी थी। अश्वथ नीचे झुका और उसकी आंखों में देखने लगा। वो अपने फेस को टिया के फेस के एकदम क्लोज ले आया। अश्वथ बोला, एक बार फिर बोल रहा हूँ, क्या तुम सच में नहीं आना चाहती? टिया अचानक से होश में आई और हड़बड़ा गई, जिससे दोनों के सिर टकरा गए। दोनों अपना सिर मलने लगे। टिया बोली, नहीं सर, मुझे स्टडी भी करनी है। अश्वथ बोला, ठीक है, टाइम से सो जाना और आधी रात को पेंटिंग्स मत बनाते रहना। टिया ने हाँ में सिर हिलाया। अश्वथ ने उसको सिर को सहलाया और चला गया। बाहर सब उसका वेट कर रहे थे और सबके सब किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहे थे। आदित्य ने भी 3-पीस सूट पहन रखा था और उससे भी अश्वथ की तरह एक काले रंग का लॉन्ग कोट पहन रखा था। अश्वथ की तरह ही उसके कोट में भी ब्रोच लगे थे। उसने भी स्टड्स पहन रखे थे और ओरियन जिसके सिल्वर कलर के बाल थे। उसने एक वाइट शर्ट और ब्लैक जीन्स पहन रखी थी और ऊपर ब्लैक लॉन्ग कोट और गले में काले रंग का चोकर पहन रखा था। वो कहर ढा रहा था। बाकी सबने भी उसी की तरह स्टाइल किया था। औरम और अब्रम ने अश्वथ और आदित्य की तरह 3-पीस सूट पहन रखा था और उसके ऊपर ब्लैक कलर का लॉन्ग कोट पहन रखा था। वो सब लोग किसी कोरियन की पॉप ग्रुप के मेंबर की तरह लग रहे थे, एकदम एलिगेंट, डिसिप्लिन, आइडियल। फिर वो सब लोग चले गए। घर में सर्वेंट गार्ड दादाजी और टिया ही थे। डिनर का टाइम होने के बाद दादाजी और टिया ने डिनर किया। फिर दोनों अपने अपने कमरे में सोने चले गए। टिया आज पेंटिंग नहीं बनाई, वो सो गई। वशिष्ठ मैंसन में एक लग्जरी सीएस पार्टी अरेंज की गई थी। पूरा वशिष्ठ मैंसन लाइट से झगमगा रहा था। सारे गेस्ट्स आ चुके थे। बिजनेस मैन से लेकर सभी वीआईपी पर्सन भी वहाँ मौजूद थे, पर सबकी नज़र एडजेट पर ही थी क्योंकि उस शहर का किंग अभी आने वाला था। ये बात सबको पता थी और सब अश्वथ ने अपने बिजनेस हो या कुछ और रिलेशन बनाना चाहते थे। कई बिजनेसमैन तो अपनी बेटियों की शादी की बात भी करने वाले थे। सभी लोग मिस्टर वशिष्ठ से बार बार पूछ रहे थे कि अश्वथ आर्यन कब आएगा। मिस्टर वशिष्ठ भी बार बार अपनी रिस्ट वॉच देख रहे थे। उन्हें भी डाउट हो रहा था कि शायद ही अश्वथ आए। उन्होंने तो सोच लिया था कि अगर अश्वथ नहीं आया तो उससे बात नहीं करेंगे। तभी उन्हें कई कार्स की रुकने की आवाज़ सुनाई दी। अंदर पार्टी हॉल में म्यूजिक चल रहा था, पर ये एक साथ 5-6 कारों को रुकने की आवाज़ से
जिसे सुन सबको पता चल रहा था। सब समझ गए कि अस्वद आ चुका है। कुछ ही देर में सबको अस्वद की और उसकी फैमिली की ब्लेम रेस एंट्री देखने को मिली। वो सब बहुत क्लासिक लग रहे थे। सब उन्हें देखकर हैरान रह गए। वहाँ पे कुछ गार्ड्स को ऐसा लग रहा था कि जैसे दुनिया के सारे हैंडसम आदमी एक साथ रेड कॉर्पेट पर चले आ रहे हैं। मिस्टर वशिष्ठ जल्दी से उनका वेलकम करने गए। अस्वद और सबने उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया। मिस्टर वशिष्ठ बहुत खुश थे। वो उन्हें आशीर्वाद देते हुए बोले, हमेशा खुश रहो और अपने दादाजी का नाम ऊंचा करो। मुझे तो लग रहा था कि तुम लोग नहीं आओगे, लेकिन मैंने तो सोच लिया था कि मैं तुम लोगों से बात नहीं करूँगा। आदित्य तपाक से बोला, क्या अंकल, बच्चे हैं हम कि आप? लगता है आपकी उम्र हो गई है जो हमसे नाराज़ होने की बात कर रहे हैं। हमें तो आपको मना करना भी नहीं आता। ये सुनकर मिस्टर वशिष्ठ हंस पड़े। अस्वद शांत भाव से बोला, अंकल, हम आपको मना कैसे कर सकते हैं? आप हमारे लिए क्या मायने रखते हैं हम आपको नहीं बता सकते। मिस्टर वशिष्ठ, तुमने शादी कर ली और अपनी बीवी को नहीं लाए, ये तो गलत बात है। मैं तो सोच रहा था कि मैं सबसे तुम्हारी बीवी को भी मिलवाऊंगा। आदित्य बोला, भाई को डर है कि कोई उनकी बीवी को चुरा कर ले जाएगा, इसीलिए लेकर नहीं आए और सब दांत दिखाने लगे। अस्वद ने उन्हें घूर कर देखा। मिस्टर वशिष्ठ जोर से हंस रहे थे। अस्वद के कंधे को थपथपाते हुए बोले, कोई बात नहीं। मिस्टर वशिष्ठ हंसते हुए बोले, जब मेरी नई नई शादी हुई थी तो मैं भी ऐसे ही हरकतें करता था। सभी मिसेस वशिष्ठ भी वहाँ आ गई और बोले, ये मुझे 4 साल तक, जब तक मैं एक बच्चे की माँ नहीं बन गई, मुझे अपनी किसी भी बिजनेस पार्टी में लेकर नहीं गए। सबने मिसेस वशिष्ठ को देखा। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि मिस्टर वशिष्ठ ऐसा भी कर सकते हैं। उन्होंने मिसेस वशिष्ठ का भी आशीर्वाद लिया। मिसेस वशिष्ठ अस्वद को छेड़ते हुए बोली, तुम्हें भी लगता है कि तुम्हारी बीबी को कोई चुरा ले जाएगा? अस्वद बोला, मैं ऐसा नहीं सोचता। मेरी बीबी मुझे छोड़कर कहीं जा ही नहीं सकती। मिस्टर वशिष्ठ हंसते हुए बोले और हंसने लगे। अस्वद बोला, मैं सच कह रहा हूँ, उसकी तबीयत खराब है। मिसेस वशिष्ठ और मिस्टर वशिष्ठ उसे अजीब नज़रों से देखने लगे। मिसेस वशिष्ठ बोली, तबीयत खराब है या फिर तुमने उसे बहुत परेशान किया है? ये सुनकर सारे लड़के हंसने लगे। अबरम दांत दिखाते हुए बोला, आंटी, आपको तो पता ही है ना, हमारे अस्वद साहब को रोमांस का ABCD भी नहीं आता। क्या खाक परेशान करेगा? तो मिसेस वशिष्ठ बोली, शादी होने के बाद हर आदमी ये सीख जाता है और ये तो मल्टी टैलेंटेड इंसान है, क्यों? और अस्वद के कान खींचने लगी। सबको बड़ा मज़ा आ रहा था अस्वद की खिंचाई में। अस्वद भी हंस पड़ा। आदित्य बोल पड़ा, वैसे आपने सही कहा, मेरा भाई भी लगभग सीख चुका है। मतलब जल्द ही मेरे चाचा बनने की इच्छा पूरी होने वाली है। मिस्टर वशिष्ठ और मिसेस वशिष्ठ ये सुनकर हैरान रह गए और अस्वद को देखने लगे। अस्वद ऊपर की तरफ देख रहा था। ये देखकर मिसेस वशिष्ठ और मिस्टर वशिष्ठ हंस पड़े। कोई उनकी बातें तो नहीं सुन रहा था, पर सब समझ पा रहे थे कि कोई इंटरेस्टिंग बात चल रही है और सब हैरान भी थे, क्योंकि अस्वद बहुत ही कम हंसता था। उसका हंसता हुआ चेहरा देखना मानो 100 साल की तपस्या करने जैसा था। उन्हें आज अस्वद में काफ़ी चेंजेस भी दिखाई दे रहे थे। मिस्टर तारुस आर्यन और उसका बेटा रेहान आर्यन उन्हें दूर से पार्टी में देख रहे थे। उन्हें देखकर मिस्टर आर्यन के दिल में एक दर्द सा उठने लगा। रेहान की भी उन्हें देखकर मन में सोचने लगा, क्यों वो सब एक साथ फैमिली की तरह नहीं रह सकते? जैसे अस्वद सबको अपना फैमिली मेम्बर मानता है, क्या उन्हें नहीं मान सकता? फिर वो सब अंदर आए। मिस्टर वशिष्ठ और मिसेस वशिष्ठ ने उनके लिए एक VIP टेबल बुक कर रखा था। यहाँ आते ही सबके पैर पसार कर बैठ गए। अस्वद ने जब उन्हें घूर कर देखा तो सब वेल मेंटर्ड ढंग से बैठ गए। उसे देखकर
मिस्टर वशिष्ठ बोले, बेटा क्या तुम अपनी प्रजा पर ज़्यादा अत्याचार नहीं कर रहे हो? ये सुनकर ओरमन बोला, हाँ अंकल, हम पर ज़्यादा ही अत्याचार करने लगा है। देखिए ना, शादी हो गई है, बीवी पर ध्यान देने के बजाय हम लोगों पर ध्यान देता है। इसे तो जल्दी से हमें गुड न्यूज़ सुनानी चाहिए। अश्वत्थ मन में सबको 1000 गालियाँ दे रहा था। सब लोग फिर से उसकी खिंचाई कर रहे थे। अश्वत्थ बोला, हेलो, बच्चा है, कोई ऑनलाइन प्रोडक्ट नहीं है कि ऑर्डर किया और डिलीवरी बॉय देने आ गया। मिस्टर वशिष्ठ बोले, देखो बेटा, मेरा बेटा जब 26 साल का था तभी उसकी शादी हो गई और उसका एक बेटा और एक बेटी भी है, इसीलिए सबको चिंता हो रही है। क्या तुम इतना भी नहीं कर सकते? अश्वत्थ उन्हें घूरकर देखने लगा तो मिस्टर वशिष्ठ जल्दी से बोले, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो जल्दी बुरा मान जाते हो। जब तुम्हारी मर्जी हो तब बेबी प्लानिंग कर लो। और यहाँ से निकल गए। ये देखकर सब हंसने लगे। तभी मिसेस वशिष्ठ बोली, मैं भी दूसरे मेहमानों को देखती हूँ, और चली गई। उनके जाने के बाद मिस्टर वशिष्ठ का बेटा अभय आ गया और बोला, तो आखिर हमारे मोस्ट एलिजिबल बैचलर के गले में भी शादी का पट्टा पड़ ही गया। ये सुनकर सब हंसने लगे। अश्वत्थ ने सबको घूर कर देखा, तब तक अभय भी बैठ चुका था। अभय बोला, तुम भाभी को लेकर क्यों नहीं आए? अश्वत्थ कुछ बोलता उससे पहले ही अभय बोला, तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारी बीवी को लेकर उड़नचू हो जाएगा? ये सुनने के बाद अश्वत्थ अपनी आईब्रो कसते हुए बोला, हाँ यही बात है, इसीलिए लेकर नहीं आया। जाओ माइक लेकर सबको बता दो। तुम लोग तो इसे सीक्रेट रखने के बजाय पब्लिकली अनाउंस करने में लगे हुए हो। सब लोग अपने अपने कान पकड़कर बोले, सॉरी सॉरी। अभय बोला, क्या तुम्हें पता है तुम्हारे डैड? और चुप हो गया क्योंकि उसके बाद उसके चेहरे सीरियस हो गए थे। सबको अच्छे से पता था कि अश्वत्थ और आदित्य अपने डैड से कितनी नफरत करते हैं। वो लोग तो उनकी शक्ल भी देखना नहीं चाहते। आदित्य और अश्वत्थ को तो जो पसंद नहीं था वो बाकियों को भी पसंद नहीं था। वो सब इन दोनों के भी लॉयल थे। अब्रम माहौल को ठीक करते हुए बोला, क्या हुआ, तुम लोग भी ठीक हैं? आ गए हैं तो आ गए हैं, अब क्या हम उनका आशीर्वाद लेने चलें? अश्वत्थ कुछ नहीं बोला। वे लोग फिर हंसी मजाक करने लगे। अबे अश्वत्थ का मूड बदलने हुए देख पा रहा था और मन में बोला, गॉड प्लीज़ अश्वत्थ सेटल हो गया है, अब इसकी लाइफ में कोई भी मुसीबत मत लाना। वो प्रे कर ही रहा था कि तभी उन्हें किसी की आवाज़ सुनाई दी। सब वाकिफ थे और इस आवाज़ को सुनकर सब चिढ़ गए। उन्होंने देखा लेकिन अश्वत्थ ने नहीं देखा। वह अपने वाइन की गिलास को ला रहा था। आदित्य बड़बड़ाते हुए बोला, क्या फूटी किस्मत है। वशिष्ठ अंकल को क्या ज़रूरत थी इस छिपकली के ख़ानदान को इनवाइट करने की। इसको देखकर मुझे खून की उल्टियाँ करने का मन करता है। सब लोग उसे देखकर अजीब सा मुंह बनाने लगे। वह कोई और नहीं, चारवी सहाय थी। उसने एक बहुत ही महंगा और स्ट्रेपलेस गाउन पहन रखा था। वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसने बहुत सारा मेकअप लगा रखा था। वो एकदम एक परी की तरह लग रही थी। जब से वो पार्टी में आई थी तब से उसकी खूबसूरती लाइमलाइट में थी। वो अपना गाउन पकड़कर नज़ाकत से चलते हुए आई और बोली, हेलो गाइस। वह सुध को देखकर बोली, यू आर लुकिंग ड्रेसिंग अनबिलीवेबल। ये सुनकर अब्रम बोल पड़ा, क्या तुम पहली बार उसे देख रही हो जो बिलीव नहीं कर पा रही हो? ये सुनकर चावरी को बहुत गुस्सा आया, पर उसने अपना गुस्सा कंट्रोल कर लिया क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि अगर वो उन सबको अच्छा ट्रीट नहीं करेगी तो अश्वत्थ कभी उसे पसंद नहीं करेगा। वो बैठने के लिए एक चेयर ढूंढने लगी, पर वहाँ पर एक भी चेयर अनलेबलेबल नहीं थी और ना ही कोई उसे बैठने देना चाहता था क्योंकि वो बीच में कबाब में हड्डी की तरह प्रकट हो गई थी। वो लोग अच्छा खासा एंजॉय कर रहे थे और बीच में उसकी शक्ल देखनी पड़ गई थी और सबका मूड खराब हो रहा था। ओरियन सेल्वन के कंधे पर सिर रखते हुए बोला, क्या कोई इस छिपकली को उठाकर फेंक सकता है? कसम से मैं पूरी ज़िंदगी भर उसकी गुलामी करूँगा। फिलहाल उसने धीमी आवाज़ में बोला, इसलिए चारवी ने नहीं सुना। सेल्वन बोला, डोंट वरी, हमें अब झेलना नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारे बिग बॉस ने शादी कर ली है और दादाजी यंग मैडम को बहुत पसंद करते हैं और ये मेकअप की दुकान हमारी मैडम के सामने कुछ भी नहीं है। प्रत्युष बोला, वो तो ठीक है,
लेकिन अगर ये ज़्यादा देर तक रही तो मैं यहाँ नहीं रहने वाला। आदित्य उसका हाथ पकड़कर बोला, खबरदार, जो जाने की बात कही, तुम उसके लिए सीट छोड़कर जाना चाहते हो? बेवकूफ़ आदमी। तो प्रत्युष बोला, मैं सीट भी साथ लेकर जाऊंगा, समझे? चारवी ने अजीब नज़रों से देखने लगी। वो क्या कह रहे थे ये तो वो नहीं सुन पा रही थी, पर उसे पता था कि वो लोग उसके आने से खुश नहीं थे। उसे उससे कोई मतलब नहीं था, उसे तो अस्वद को रिझाने से मतलब था। चारवी बोली, देखो ना अस्वद, कितना अच्छा म्यूजिक बज रहा है, लोग डांस भी कर रहे हैं, चलो ना हम भी डांस करते हैं। तो और मन बीच में बोल पड़ा, अस्वद, हाँ यार, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें डांस करने में कंपनी दूंगा। ये सुनकर सब हैरान रह गए। अस्वद मन में बोला, मेरे दोस्त बहुत प्रोटेक्टिव हैं, मुझे प्रोटेक्ट करने के चक्कर में उन्हें ये भी नहीं पता कि वो क्या बोल रहे हैं। आदित्य भी बोला, हाँ भाई, आप मेरे साथ चलो, और अस्वद हाथ पकड़ लिया। तो चारवी बोली, तुम लोग लड़के हो, तुम उसके साथ कपल डांस करोगे? तो आदित्य उसे घूर कर देखने लगा। वो मन में ही चारवी को मर जाने का श्राप दे रहा था। वो मन में बोला, तुम्हें तो एक दिन में ऐसा सबक सिखाऊंगा कि ज़िंदगी भर याद रखोगी। तुम बहुत बुरी हो। ये जो तुम दिखाती हो ना कि तुम कितनी अच्छी हो, ये सिर्फ एक मुखौटा है। वो कुछ नहीं बोला। अस्वद बिना एक्सप्रेशन के बोला, क्या तुम भूल रही हो, मुझे डांस करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और तुम्हारे साथ तो बिल्कुल भी नहीं। मैं किसी चुड़ैल के साथ भी नाचने को तैयार हूँ, पर तुम्हारे साथ नहीं। तो जाकर किसी और पर ट्राई करो। मैं तुम्हारे लिए कभी भी अनलेबल नहीं हूँ, और ना ही तुम मुझे इम्प्रेस कर सकती हो। सो प्लीज़ गो। तो चारवी राते बोली, क्या तुम भूल रहे हो कि तुम्हारे दादाजी ने मुझे अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं? तुम्हें तो मेरे साथ एक दिन शादी करनी ही है, तो इतना नखरे क्यों दिखा रहे हो? अस्वद ने उसे अपनी गुस्सैल नज़रों से देखा। एक पल के लिए चारवी डर गई। वो बोली, तुम इस सच को नहीं बदल सकते, समझे? अस्वद के होठों पर एक डेल्विस स्माइल आ गई। वो कुछ नहीं बोला और चारवी पैर पटकते हुए चली गई। तभी आदित्य की नज़र एक बिजनेसमैन पर पड़ी जो उनकी तरफ ही आ रहा था। उसे देखकर वो अपना सिर प्रत्युष से कोट के अंदर छुपाने लगा। वो प्रत्युष उसे दूर करते हुए बोला, क्या कर रहे हो तुम क्यों मेरी इज्जत लूटने की सोच रहे हो, इतने ऑडियंस के बीच, पागल आदमी? आदित्य बोले, तुम्हारी इज्जत कौन लूट रहा है? मैं तो अपनी इज्जत बचा रहा हूँ। अब्रम बोला, क्या तुम्हारे पीछे कोई लड़की पड़ी है? आदित्य बोला, लड़की नहीं, बिजनेसमैन पड़ा है। ये सुनकर सब उसे देखने लगे। वो सब उसे अजीब नज़रों से देख रहे थे। आदित्य उन्हें एक्सप्लेन करते हुए बोला, इधर देखो मिस्टर कल्याण, और इशारा किया। सबने उस तरफ देखा। ओजस बोला, वो तो 2 दिन पहले हमसे बिजनेस डील करने के लिए आए थे, फिर आप उनसे क्यों डर रहे हैं? वो तो बहुत जेंटलमैन इंसान हैं। आदित्य बोला, भाभी ने हमारी पेंटिंग्स बनाई थी, याद है? तो सबने हाँ में सिर हिलाया। आदित्य बोला, उन सारी पेंटिंग्स को हमने फ्रेम करवा लिया था और अपने अपने पास रख लिया था। मैंने अपनी सबसे क्यूट वाली पेंटिंग्स अपने ऑफिस के केबिन में टांग दी थी। पता है, मिस्टर कल्याण जब आए थे उनकी नज़र पेंटिंग पर पड़ी और वो पूछने लगे कि वो पेंटिंग किसने बनाई थी। उन्हें भी अपनी रेस्ट इन फेस वाइफ की पेंटिंग बनवानी थी और वो मेरी क्यूट फेस वाली पेंटिंग खरीदना चाहते हैं। बोल रहे थे मैं कितना भी बोल लूँ उनसे 2 गुना ज़्यादा देंगे। मैंने बड़ी मुश्किल से उस पेंटिंग को बिकने से बचाया है। मैंने उन्हें नहीं बताया कि किसने बनाई है वो पेंटिंग। अब मैं उन्हें कैसे बताता कि मैं हर रोज़ इतना क्यूट नहीं दिखता हूँ। अब भाभी रोज़ रोज़ तो मेरी इतनी क्यूट पेंटिंग नहीं बनाएगी ना। पर मैंने उनसे यह प्रॉमिस कर दिया कि मैं अपने भाई से बात करके बताऊँगा कि कब वो उस आर्टिस्ट से मिल सकते हैं जिससे मेरी इतनी क्यूट पेंटिंग बनाई है। उन्होंने ये भी कहा है कि पेंटिंग बनाने वाला बहुत टैलेंटेड है। उन्होंने कहा है कि वो ऐसे आर्टिस्ट को फेम दिलाने में हेल्प करते हैं। वो ऐसे आर्टिस्ट को अपनी पेंटिंग्स की एग्जीबिशन लगाने में हेल्प करते हैं। उनका यही बिजनेस है। ये सुनने के बाद अस्वद कुछ सोचने लगा। वो मन में बोला, छोटी गिलहरी भी तो अपनी माँ की तरह बनना चाहती है। धन्यवाद दोस्तों।